नमस्कार। हरिओम जी, आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज फटाफट से काफ़ी सारे लोगों ने जॉइन कर लिया। मेरे ख्याल से सब इंटरेस्टेड हैं फाइनेंस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसकी नॉलेज ना होने की वजह से कई बार मेरा जो एक्सपीरियंस है कि पूरी लाइफ हम सेविंग करते रह जाते हैं और बाद में पता चलता है कि जुड़ा तो कुछ भी नहीं। तो आज हमारे बीच नरेंद्र बत्रा सर हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो थोड़ा-सा अपना पूरी जर्नी के बारे में छोटा-सा बताएँगे और उसके बाद फिर हमें फाइनेंस की बातें करेंगे। उससे पहले प्रेयर के लिए जो भी प्रेयर बोलना चाहें, निरुपमा जी बोलना चाह रहे हैं शायद, प्रेयर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। दीदी किसी ने बोलनी है, दीदी बोल ले, किसी ने भी बोलनी। स्टार्ट कर दिया करो, जब आपको कहूँ ना आप स्टार्ट अच्छा करो। जी, ठीक है दीदी, ठीक है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से हम डरे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। हरिओम दीदी। थैंक यू निरुपमा जी। बत्रा सर से रिक्वेस्ट की आज का सेशन स्टार्ट करें। हरिओम जी। मेरा नाम नरेंद्र बत्रा है और मैंने जब पढ़ाई के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही ऑप्शन होते थे और उस समय कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट नया शुरू हुआ था और सारे अम्बाला में एक ही कॉलेज था, तो मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया। तो फाइनल ईयर में मेरे को किसी ने समझा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5वीं क्लास 6ठी क्लास से सीखते आ रहे थे, कैसे 7वीं क्लास में कि ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ब्याज कैलकुलेट करने के साथ ही किसी ने मेरे को बीकॉम फाइनल ईयर में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट समझाया। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जो बैंक या जो एक्चुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें से जो महंगाई है उस पीरियड में, जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उस पीरियड में जो महंगाई बढ़ी है उसको लेस करके बाकी का रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और जब देखा पिछले कुछ सालों का तो पता लगा कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नेगेटिव नजर आ रहा है। जो बैंक हमको 8% ब्याज देता है और 9% महंगाई बढ़ जाती है तो -1% रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो बस जैसे ही बीकॉम किया तो वैसी नौकरी लगी, और नौकरी लगी तो एज यूजुअल पहली तनख्वाह तो मदर को दी और दूसरी तनख्वाह से इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसे लगाने शुरू कर दिए, जो
उस दिन से शुरू हुआ और आज 50 साल तक वो चल रहा है। आज भी मैं मार्केट में पैसा लगाता हूँ, खूब लगाता हूँ, और मैंने पैसा कमाया है, और कमाया है तो मेरी इच्छा है कि बाकी लोग भी कमाएं। मेरे को जब मैं किसी को गाइड करता हूँ और उसको फायदा होता है तो मेरे को खुशी होती है, नोट उसके बढ़ते हैं और खुशी और मेंटल सेटिस्फेक्शन मेरा बढ़ता है। तो आई एंजॉय दिस। लेकिन वो सारी बात करने से पहले म्यूचुअल फंड का सारा बिजनेस जो है बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं आज भी उसके लिए रोज 1 आध घंटा जो है ट्रेनिंग सेमिनार करता हूँ, तो वो 5, 10, 15 मिनट में नहीं कंप्लीट हो पाएगा। मैं थोड़ा सा आज बैकग्राउंड दूंगा उसकी, और उसके बाद जो लोग रियली उसको ज्यादा समझने में इंटरेस्टेड होंगे उनका अलग से सेशन डिटेल में ले लूंगा। उससे पहले मैं 2 और चीजें जो हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ, आज के लाइफ में बहुत जरूरी है। पहले भी जरूरी थी लेकिन आजकल कुछ ज्यादा जरूरी है। एक चीज तो यह है कि इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आप कितने तैयार हैं। मैंने हमारे ही सर्कल में दोस्तों में केस हुआ कि हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास लेके गए तो वाइफ को ये मालूम ही नहीं कि इनका इंश्योरेंस है या नहीं है। वाइफ को ये भी नहीं मालूम कि उनके पास आज हॉस्पिटल में जमा कराने के लिए 30,000 या 50,000 देने हैं, तो उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, उसमें से 30,000 दे सकते हैं या नहीं दे सकते वो भी नहीं मालूम। हस्बैंड की दवाइयां क्या ले रहे हैं वो वाइफ को नहीं मालूम है। तो ऐसी इमरजेंसी के लिए क्या होना चाहिए प्रिवेंशन, मैं 2 मिनट लेके उसके ऊपर अगला टॉपिक लूंगा। इसमें बहुत जरूरी है कि सभी लोगों को पता हो, घर में जितने लोग हैं। जरूरी नहीं कि आमतौर पे हिंदुस्तान में ये होता है कि वाइफ किचन को, घर को संभालती है और फाइनेंस मैटर जो है या बाहर के मैटर हस्बैंड संभालता है, और वाइफ उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट होती है कि ये तो इनका डिपार्टमेंट है, ये संभाल लेंगे। लेकिन जब उनके ऊपर कुछ आती है तो हस्बैंड के ऊपर कुछ और वाइफ को कुछ पता ही नहीं होता, बिल्कुल ब्लैंक जीरो। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं कि उसको कुछ नहीं मालूम होता। तो वो बहुत ही एक शोचनीय और दयनीय स्थिति हो जाती है कि हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ भी है, आज की मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद नॉलेज के सेक में बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन है फैमिली के बारे में, मेडिकल के बारे में, हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड के फाइनेंसेस के बारे में, वो बिल्कुल जीरो होती है। तो मेरी सजेशन ये है, जितने लोग मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं लोगों को ही गाइड करता हूँ। आजकल मोर और लेस सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की एक फोटोकॉपी, एक जो भी लास्ट आपने फैमिली में 2 जने हैं तो 2, 3 है तो 3, उनकी जो लास्ट मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट जो कराए हैं, वो लास्ट प्रिस्क्रिप्शन या जो दवाइयां ले रहे हैं उसकी एक पर्ची बना के, ये सारी चीजें एक फाइल में बिल्कुल इजीली अप्रोचेबल जगह के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान लीजिए किसी का हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक में पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस 1 घंटे में आप क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हैं या इंश्योरेंस कवर ढूंढ रहे हैं, इंश्योरेंस का कार्ड ढूंढ रहे हैं या पर्चियां ढूंढ रहे हैं कि पहले डॉक्टर की क्या है, तो वो 1 घंटे में से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसको बचाया जा सकता है। इंश्योरेंस कार्ड, लास्ट टेस्ट रिपोर्ट, लास्ट प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट या जो दवाइयां ले रहे हैं, वो सारी चीजें रेडली एक जगह पे अवेलेबल हो, एक फाइल कवर हो, और फैमिली में जितने लोग हैं सबको पता है कि ये इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जो आपका डॉक्टर है या शहर में जो 2-3 अच्छे डॉक्टर हैं, उनके नंबर्स, मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होने चाहिए सेव। आप जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जाने से पहले, निकलने से पहले या रास्ते में भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर वहां पे क्लिनिक में अवेलेबल है या नहीं है।
ऐसा ना हो कि आप वहां पे पहुंचो, डॉक्टर अवेलेबल ना हो, दूसरे शहर गया हो या कहीं और बिजी हो, फिर आप दूसरे क्लिनिक में जाए और आपके इस पीरियड में 10-15 बड़े कीमती मिनट लूज हो जाए। और कभी कभी तो ये बहुत फायदेमंद होता है। मेरे साथ ही हुआ, करीब 5-6 महीने की बात है, मैं सैर करते हुए आ रहा था सेक्टर 9 में, तो एक घर के बाहर लेडी रोती हुई निकली और एक साथ में हस्बैंड था, उसको एक आदमी यानी आदमी था और उसको कोई किसी की मदद से गाड़ी में डाल रहे थे, एंड शी वाज यानी नजर आ रहा था कि कोई इमरजेंसी है। तो मैं रुक गया, मैंने पूछा क्या हुआ इनको, कहते पता नहीं कुछ हुआ है, इनको डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहे हैं। मैं किसके यहाँ लेके जा रहे हैं, तो कहते मेंटल कुछ है। तो मैं डॉक्टर ईश्वर के यहाँ, हाँ उधर जाना ईश्वर। तो मैंने खड़े खड़े अपने फोन से डॉक्टर ईश्वर को हॉस्पिटल में फोन लगाया, डॉक्टर साहब नहीं उठाया। मैंने कहा आप अवेलेबल हैं क्लिनिक में, कहते हूँ। मैंने कहा ऐसे एक इमरजेंसी केस आ रहा है, तो आप जरा नीचे कहीं तैयार रहे। वो सिर्फ एक फोन कॉल से उस फैमिली को भी रिलीफ हो गया कि हाँ वो हम सीधा ईश्वर मेडिकल हॉस्पिटल में जाएंगे। ये भी पता लग गया कि डॉक्टर अवेलेबल है। तो इसलिए जरूरी है कि आपके पास अपने फैमिली डॉक्टर का, या शहर में जो 2-3 बड़े अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं या न्यूरो के स्पेशलिस्ट हैं, जो भी आप समझते हैं, उनके फोन नंबर आपके पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। ये 3-4 चीजें जो हैं ये रेडिली अवेलेबल हो तो इमरजेंसी में आप बहुत ज्यादा घबराने से बच सकते हैं, और बहुत कीमती जो समय होता है, पहले कुछ मिनट्स या पहला आधा घंटा या 1 घंटा, उसको बचाया जा सकता है। ये मेरा एक आज आप सबके लिए एक बहुत जरूरी मैसेज था। मैंने खुद इसको अनुभव किया हुआ है कि ये छोटी सी ये तैयारी, पहले ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक हमारे पड़ोसी को ही आएगा, हमको नहीं आएगा, या तबीयत खराब होगी तो किसी और की होगी, अपनी नहीं होगी। तो इस इमरजेंसी के लिए अगर हम सब लोग तैयार रहें तो इस इमरजेंसी से आसानी से निकल सकेंगे। एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता एक और चैप्टर है। मैं एक जगह मेरे को 1 किलो से भी ज्यादा गोल्ड मिला, और मेरे पसीने छूट गए कि ये क्या हो गया। क्या हुआ कि मेरी इंदौर में पोस्टिंग थी, तो जो लोग लॉकर का रेंट नहीं देते, तो बैंक का सिस्टम है, उनको 3 नोटिस दिया और रेंट तोड़वा दिया, लॉकर तोड़वा दिया। तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लॉकर थे जिनका रेंट नहीं आ रहा था और लॉकर्स की बड़ी डिमांड थी। तो मैंने भी वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, 3 नोटिस दिए और लॉकर तोड़वाना शुरू किया। लॉकर तोड़वाने शुरू किए तो एक लॉकर में से, बाकी सारे तो 4-5 लॉकर खाली निकले, एक लॉकर में से 1 किलो से ज्यादा के गोल्ड के ऑर्नामेंट्स निकले, मोटे मोटे पुराने जमाने के जो गोखड़ू टाइप होते हैं, पैरों में डालने के, हाथ के कड़े। और देखते ही मेरे पसीने छूट गए, ये कौन इसका मालिक होगा, कहाँ से होगा, इसको क्या करूंगा। लेकिन जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया, पता किया, तो पता लगा कि जिस आदमी का लॉकर था वो आदमी पूरा हो गया, और उसकी फैमिली 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। किसी को नहीं मालूम कि बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका लॉकर है और उनका 1 किलो से ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली इसी तरह जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, सब में 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा, ये रकम बहुत कम है, इससे ज्यादा पैसा वो पड़ा हुआ है, जो लोगों ने बड़ी गाढ़े पसीने की कमाई से कमाया, जोड़ा। और इसलिए जोड़ा, बैंक में जोड़ा कि मेरे बुढ़ापे में काम आएगा या मेरे जाने के बाद बच्चों को काम आएगा। लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं कि पापा ने फलाने बैंक के फलाने अकाउंट में उतना पैसा जोड़ा हुआ है। जब भी किसी बैंक के किसी अकाउंट में 10 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं होती, तो वो उसको गवर्नमेंट जो है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनक्लेम्ड डिपॉजिट कह के उसको नोटिफाई कर देती है कि ये अनक्लेम्ड है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। और अल्टीमेटली अगर और 2-4 साल तक कोई नहीं वाली वारिस हुआ तो बैंक को राइट होता उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। ये तो प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अल्टीमेटली, जैसे हम रोज गीता में पढ़ रहे हैं कि सबकी अल्टीमेटली तो डेथ होनी है,
क्या हमने डेथ के लिए तैयारी की है? जो गीता पढ़ रहे हैं वो तो तैयारी जो है स्पिरिचुअल तैयारी है, लेकिन जो वर्ल्डली वाइड जो सांसारिक रूप से तैयारी है, क्या वो की है? क्या हमने वसीयत लिखी है? जो अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ जोड़ के रखे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ रखे हैं, तो वो पैसे आपके जोड़ने का क्या फायदा हो गया? वसीयत। दूसरा, जो आपकी प्रॉपर्टी सबकी एक कंप्लीट लिस्ट, और अगर आप बच्चों को, वाइफ को नहीं बताना चाहते तो कम से कम उनको ये तो बताओ कि ऐसी लिस्ट एक है जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है या इसके पास है। अगर बताना चाहे बताएं जरूर, कोई छुपाने की बात नहीं, लेकिन अगर नहीं भी बताना चाहते तो एटलीस्ट उनको ये तो बताओ कि ऐसी एक लिस्ट है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होगी, फलाने बंदे के पास, फलाने लॉकर में, फलाने बैंक में, या जो भी आप अरेंजमेंट करते हैं वो जरूरी होना चाहिए। वसीयत लिखी या नहीं लिखी, और वसीयत से रिलेटेड दो तीन बड़े अजीब अजीब से चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि वसीयत में ना केवल वो सारी चीजों की वसीयत लिखनी जो आपके पास है, उन चीजों की भी वसीयत लिखनी जरूरी होती है जो चीजें हैं नहीं है या हवा में है। जैसे आपका ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड, ये भी वसीयत का पार्ट बनता है, बहुत जरूरी होता है। आपके कंप्यूटर का पासवर्ड लॉक, या एक बार एक कनाडा से प्लेन चला था और रास्ते में समुद्र के बीच में गुम हो गया था, उसके हर पैसेंजर को 4-4 करोड़ रुपया उसके नॉमिनी को मिला था। अगर वसीयत में एनी अमाउंट राइजिंग आउट ऑफ माय डेथ, या जो मेरे बाद भी मेरा होना चाहिए, उसकी भी वसीयत करनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए भी झगड़ा हो जाएगा। नॉमिनेशन से रिलेटेड एक बड़ा अजीब सा गवर्नमेंट का रूल है। जो नॉमिनेशन बैंक में होता है उससे नॉमिनी को पैसा लेने का तो अधिकार मिलता है, लेकिन पैसा अपने पास रखने का अधिकार नहीं मिलता। पैसा रखने का अधिकार जो आपके लीगल हेयर हैं उनके पास है। देयर इज अ डिफरेंस। LIC की पॉलिसी में जो नॉमिनी है वो उस पैसे का एक्चुअल में हकदार बन जाता है, और बैंक के डिपॉजिट में जो नॉमिनी है वो, उसको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो पैसा जो आपके लीगल हेयर्स हैं उनमें बांटे। इसलिए जरूरी है कि वसीयत जरूर की जाए, उसमें ये पता हो कि ये पैसा ये बंदा लेके बैंक से और इस में बांटेगा। ये बहुत जरूरी है। मकान है, उसकी रजिस्ट्री कहाँ पे पड़ी है ये कहीं पे लिखा होना चाहिए, नहीं तो हमारे एक दोस्त अभी पूरे हुए पीछे साल एक हो गया, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी एक किताब की तरह थी, और वो रद्दी, अखबारों की रद्दी में जा रही थी, और कहीं से नजर आ गया, देखो ये क्या है क्या है, तो देखा तो 20 लाख की इंश्योरेंस की पॉलिसी थी। किसी को पता ही नहीं था कि वो इंश्योरेंस भी होगा। तो गाढ़े पसीने की कमाई है, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं करते। हम सोचते हैं कि अपने को अभी तो मरने के लिए बहुत दिन पड़े हैं, बाद में कभी जब आराम मिलेगा तब कर लेंगे। लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो डिसाइडेड है कि हम 8 नवंबर को पैदा हुए थे इस साल, लेकिन डेट ऑफ डेथ तो डिसाइडेड नहीं है। और डेथ अल्टीमेटली डिसाइडेड है कि डेथ तो होनी है। जब डेट डिसाइडेड नहीं है तो वसीयत जो है जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर देनी चाहिए। ये 2 टॉपिक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बारे में अगर आप में से कोई और पूछना चाहे तो पूछ सकते, नहीं तो फिर मैं म्यूचुअल फंड पे चलूं। हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है। हम ये सेशंस 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि काफ़ी काम का टॉपिक है। और जो बत्रा सर मेरे को बात पे डांटते हैं कि मरने की जल्दी क्या है, मरने की क्या आपको पड़ी है। वो मरने से वही लोग नहीं डरते जिन्होंने मरने की तैयारी की होती है पूरी की पूरी। तो सर ने हर एक चीज़ की तैयारी पूरी करके रखते हैं और हमें भी करवाएंगे। तो ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इससे रिलेटेड जो अभी सर ने बोला है, जो कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो ले लें, 5 मिनट हैं हमारे पास।
और नेक्स्ट हम कल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि काफी डीप टॉपिक है और अच्छे से हम इसको समझना चाहेंगे सर। कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। जितना सर ने अभी बिल के बारे में, प्रॉपर्टी लिस्ट बनाने के बारे में, ईमेल आईडी के बारे में बताया कि कौन कौन सी तैयारी हमारी होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स हमें पता होने चाहिए। कुछ भी पूछना चाहे तो पूछिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी भी जैसे किसी ने नॉमिनेशन करा रखा है बैंक में, मतलब बेटी के नाम करा रखा है जैसे जी, तो बेटी को नहीं मिलेगा कुछ भी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा हाँ कि जी। बैंक तो बेटी को दे देगा और बेटी को पैसे मिल जाएंगे, कोई हक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ लेकिन जी। कानूनी तौर पर बेटी की जिम्मेवारी होगी कि आपके बाकी जो कोई और लीगल हेयर्स हैं, मान लीजिए आपका एक बेटा भी है, तो हाँ जी। वो उसको भी उसका हिस्सा दे। कानूनी तौर के ऊपर वो पैसे तो ले सकती है बैंक से, लेकिन हाँ उसके जी। ऊपर मालिकाना हक नहीं होगा। वो ट्रस्टी बन जाएगी जो आपके लीगल हेयर्स हैं उनके लिए। तो बेटी भी तो लीगली होती है अपना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नहीं, अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकता। जो हाँ आज जी। की तारीख में कानून का प्रावधान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी LIC पॉलिसी में जो नॉमिनी है वो उसका ओनर, बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। शेयर्स का जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें जो नॉमिनी है वो भी बेनिफिशियल ओनर बन जाएगा। लेकिन नहीं, बाकी जैसे सब जगह पे जो है, जो नॉमिनी है उसको पैसे रिसीव करके आगे जो आपके लीगल हेयर्स हैं उनमें बांटने की जिम्मेदारी हो जाती है। वो पैसा उसके पास ट्रस्ट में आता है। अगर मान लीजिए एक बेटा एक बेटी है और एक आपस में उनकी कोई सुलह सफाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पे वो बेटी जिसके नाम भी आपने नॉमिनेशन किया वो बैंक में से पैसे लेके जो एक्चुअल में नॉमिनी है उनमें बांटने का उसकी ड्यूटी बनती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप साथ में वसीयत भी कर दें, तो फिर उसका हक बन जाएगा कि ये बैंक में मेरा डिपॉजिट है, इसमें नॉमिनी ये है और ये यही पैसा रखेगी, फिर बात खत्म है। ठीक है। तो ये ना मैं सिस्टर के बारे में पूछना था ना, अभी जैसे वो बेटा है तो पूछता नहीं, जीते जी वो अकेली रहती है मेरी सिस्टर, तो उसके लिए पूछना था। बेटी बिल्कुल बाहर चली गई, बेटी के नाम उन्होंने बिल्कुल कर दिया तो? पूछिए। मैं 40-42 साल बैंक में नौकरी की, ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जहां पे बाद में बहुत लड़ाई होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लीगल आप नॉमिनेशन भी करें ताकि पैसा आराम से मिले, और दूसरी बात के वसीयत भी करें। और कभी कभी मेरा हाँ बोलिए। वसीयत जरूरी है? वसीयत हाँ की जी। हुई है? नहीं, वसीयत नहीं उन्होंने करी, अभी कह रहे थे कर बनाऊंगी मैं। लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। हाँ, तो वो बेटी को नहीं मिलेगा मतलब? फिर बेटी को, बेटा तो जैसे शराबी है, नहीं कुछ कर सकता। बेटी को मिल जाएगा, लेकिन बेटी की जिम्मेदारी है कि वो बेटे को भी दे। और ठीक। नहीं देती कोई बात नहीं, अगर बेटे ने केस नहीं किया। लेकिन अगर बेटा मान लीजिए दूसरी नेचर का और केस कर दिया तो बेटे का हक है। मैं कानूनी वो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली अगर उसने बैंक से पैसा ले लिया अपने पास रख लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जी। कानून के प्रावधान के हिसाब से उसकी जिम्मेवारी है कि जितने लीगल हेयर्स हैं उनमें पैसा बांटे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है बोलिए कि जैसे अगर रजिस्ट्री वाइफ के नाम है जी। और लोन भी वाइफ दे रही है, जी, तो उसके बाद हस्बैंड का ऑटोमेटिकली हस्बैंड के नाम हो जाएगी या बच्चों के नाम होगी? बहन और बच्चे तीनों के नाम बराबर होंगे। अच्छा, हस्बैंड और नहीं, तीनों के नाम होगी। और मैं आपको इसका एक और केस बताता हूँ बिल्कुल मिलता जुलता, कि मान लीजिए प्रॉपर्टी बैंक में जो है हस्बैंड और वाइफ का है पैसा और आइदर सर्वाइवर लिखा हुआ है। हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मकान हस्बैंड एंड वाइफ के नाम है तो एक की डेथ हुई तो दूसरे का मकान नहीं हो गया।
दूसरे का आधा रहा और बाकी आधा जो हस्बैंड का है उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनका 1/3 यानी जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से होके वो होगा। चाहे अनलेस वो बेटी हो या बेटा हो। जब अगर वसीयत की हुई है तो अलग बात है। मान लीजिए एक कपल के 2 बच्चे हैं और हस्बैंड के और वाइफ के नाम का मकान है। हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ का आधा हिस्सा अपना और जो हस्बैंड का आधा हिस्सा था उसमें 1/3, तो वाइफ के 4 हिस्से हो गए, एक हिस्सा बेटे का, एक हिस्सा बेटी का। तो इस तरीके से वो मकान की कंपोजिशन होगी। वसीयत है तो जो वसीयत में लिखा जाएगा वो फाइनल होगा। ओके ओके। नहीं नहीं, तो ये नहीं होगा कि जो लोन देगा उसी के नाम होगा, वो कर सकते हैं या कुछ वो ऐसा? तो लिटिगेशन का मामला है कि कौन लोन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। एक बार तो कानून अपने हिसाब से जो है उसके हिसाब से हो जाएगा कि एक लीगल हेयर्स कौन है, नेचुरल लीगल हेयर्स कौन है, उसके हिसाब से हो जाएगा। ओके ओके, मतलब वसीयत मस्ट है। वसीयत मस्ट। ओके सर, ओके, थैंक और यू। फिर उसे अगर आप रजिस्टर चाहें कि कराना आपकी भी। प्रॉपर्टी जो है बिना बिना कानूनी झगड़े के और बिना चुप करके जिनको आप देना चाहते हैं उनके पास चली जाए तो आप लिख के जाएं। सोचने से बात नहीं बनेगी। लिख के चाहे मतलब बेटी के नाम लिख दो, बेटे के नाम लिख दो, किसी के भी लिख दो। अगर किसी बेटी के नाम बोल दो लिखें, तो अगर आपकी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी है अपने अपना आपके नाम पे है तो आप किसी के नाम भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे नाम भी कर सकते हैं। हास्यास्पद पहले हो गया। बिल्कुल नहीं, मेरे को कोई ऐसा लालच नहीं है। मैं जस्ट लाइटर ले बताना किसी को भी दे सकते हैं। बनता ही है। ये रिश्ता के नाम से ज्वाइन किया फिर हुआ बीच है। में हंसते भी रहना चाहिए। लाफिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बीच में हंसते भी रहना चाहिए। ये ऋचा के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ मैं दीदी 2 मिनट ले लो, इन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, उसके बाद हम सब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी हाँ जी, हरिओम जी। मैं एक तो ये भी बताना भी चाह रहा था कि क्या होता है कई बार पेरेंट्स जो है ना बच्चों के डॉटर्स के बेटे के अपने आप अकाउंट बना लेते हैं सेविंग्स के और कहीं कहीं एफडी कर देते हैं। तो जो बच्चों को कई बार क्या होता है पता भी नहीं होता। तो मेरा ये इसमें है ऐड ऑन करना कि पेरेंट्स को एक चार्ट बनाना चाहिए कि हमने टर्म प्लान, मेडिकल इंश्योरेंस, एफडी या ये चीजें हैं पूरा डिस्क्राइब करना चाहिए ताकि हमें बच्चों को भी उसकी नॉलेज भी हो कि वो हमारे पास है। हम कई बार बच्चे 32 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए, हमें पता ही नहीं हमारे पेरेंट्स ने ये डिपॉजिट भी करे हुए हैं। दूसरा, आजकल पेरेंट्स हैं नेट बैंकिंग भी यूज करते हैं, तो नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी उन्हें ऐसी सिक्योर जगह अपने बच्चों या किसी को बताना चाहिए कि आजकल क्या है डेथ हो रही है कोरोना की वजह से, अब अनसर्टेन डेथ है किसी की, अब किसी का नेट बैंकिंग का पासवर्ड है अब ब्लॉक हो गया है, किसी को सर्वाइव की जरूरत है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है वर्मा जी, बिल्कुल सही बात है। यही बात मैंने कही थी कि लिस्ट होनी चाहिए ऐसी एसेट्स लायबिलिटीज की। बिल्कुल सही है। आप भी बैंकर हैं क्या? नहीं, मैं ज्वेलर रिटेल ज्वेलरी का काम ज्वेलर है। ओके ठीक है। क्योंकि पॉलिसीज की प्रॉब्लम क्या आती है, कोई 15 साल चल रही है, कोई 20 साल, कोई 25 साल चलती है, हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने स्टार्टिंग जब लिया था तो क्या पॉलिसी थी। हम बस ये पता है कि हर महीने 20,000 जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल आज का टाइम हो गया पूरा। हाँ जी। बाकी इस चर्चा को कल चालू रखे। हाँ जी, जितने दिन भी अभी चलाना चाहें क्योंकि काफी काम आने वाली चीज है ये हम सबके लिए। तो जितने दिन तक भी आप सेशन लेना चाहें आप ले सकते हैं। हमारा दीदी हमारे लिए भगवान जी घर बैठे ही सब कुछ इंतजाम करते जा रहे हैं। उन्हें पता है बच्चों को किस किस की जरूरत है। पहले हम सोचते थे, पहले किसी से मरने की बात करते थे तो लगता था कि ये ऐसे ही बेकार बात है। जब LIC वाले आते हैं वो बोलते हैं अगर ऐसा हो जाए तो एक बार तो धक्का लगता है दिल को बहुत ज्यादा। लेकिन आज की डेट में जो देख रहे हैं उसमें कुछ भी किसी क्षण भी हमें तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और नहीं बच गए तो वो काम ही आएगा, कोई कहीं जाने वाला तो है नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा शुक्रिया। हाँ जी,
कल आप अपने बारे में भी कुछ और बताएंगे, आगे अपनी जर्नी के बारे में भी, और म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन से केड़ी जर्नी करके आए हैं? बहुत अच्छा सेशन है। नहीं अपनी यहाँ पे दीदी हम लाइफ जर्नी की बात कर रहे हैं, जो सर ने कमाया इतने सालों के अंदर, वो हमारे साथ हमें वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो सब। चल कल मैं भी कोशिश करूंगी। हाँ, बहुत अच्छा सेशन था। कल जो आएंगे उनको प्रसाद रूप में ये मिलेगा। ठीक है। ये सोने की गिनिया लाए हैं। हाँ सर, ये गिनिया आप बांटोगे बाद में प्रसाद के रूप में? हाँ, बांटेंगे नहीं, जिसकी जितनी मुट्ठी है वो उतना उठा लेगा। नहीं सानू तो सारा हुने ही मिल गया, सानू तो हुने ही मिल गया। ठीक है, अभी 3 बार ओम के साथ एक ब्रेक देंगे और अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैं एक श्लोक जरूर साथ बोलूंगी, वंशी विभूषित। हाँ जी, कुछ भी, बस 3 बार ब्रेक देना स्टार्ट करने के लिए।